पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज पार्लियामेंट के ऊपर ये हमारी तीसरी वीडियो है। आज इस वीडियो में हम जो है संसद कैसे कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है उसे हम समझेंगे। इससे पहले हमने पार्लियामेंट के ऊपर और अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। अब संसद के ही सदस्य जो होते हैं सरकार के अंदर, और उनके कुछ सदस्य मिलकर जो है कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन अब संपूर्ण संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। अब ये कैसे संभव होता है उसे हम यहाँ पर समझेंगे। संसद जो है वो प्रश्न और विचार विमर्श के माध्यम से जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो जब संसद में सत्र का आयोजन होता है तो वहाँ पर संसद के जो सदस्य होते हैं वो संबंधित मंत्रियों से जो है वो प्रश्न करते हैं और सवाल जवाब करते हैं। तो वहाँ पर जो प्रश्नकाल होता है, ये संसद के अंदर जब सत्र चलता है तो जो प्रश्नकाल होता है उसका समय जो होता है वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है एग्जाम्स में कि प्रश्नकाल का समय क्या होता है। तो जो संसद के अंदर प्रश्नकाल होता है वो 11 बजे से 12 बजे तक होता है, जिसमें विभिन्न जो सांसद होते हैं या जो संसद के सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका के जो मंत्रिमंडल है और उनके जो मंत्री हैं उनसे बारी बारी से वो प्रश्न करते हैं। अब ये प्रश्नकाल के अंतर्गत 3 तरीके के प्रश्न होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो तारांकित प्रश्न होता है, यानी कि इसमें जो प्रश्न शामिल किए जाते हैं उसके लिए 10 दिन पहले ही आवेदन करना पड़ता है। अब इसका जो जवाब है वो संबंधित जो मंत्री है उसे मौखिक रूप में देना पड़ता है संसद के अंदर। इसी प्रकार दूसरा जो है अतारांकित प्रश्न, इसके अंदर भी 10 दिन पहले ही आवेदन देना होता है कि मैं इन विषयों पर जो है आपसे सवाल जवाब करूंगा। अब मंत्री क्या करता है, इस अतारांकित प्रश्न में मंत्री को लिखित जवाब देना होता है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो है अल्पकालिक प्रश्न की। इसमें जो संबंधित मंत्री है उसे 10 दिन से पहले, यानी जो 10 दिन निर्धारित की गई है अवधि, उससे पहले ही उस मंत्री को जवाब देना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका प्रश्नकाल के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार दूसरा सवाल पूछा जाता है कि शून्यकाल क्या है और शून्यकाल का समय क्या है। तो शून्यकाल जो है वो संसद में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। इसे शून्यकाल कहा जाता है। इसमें कोई भी पूर्व नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी मंत्री से सवाल जवाब कर सकता है। इसे ही शून्यकाल कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं कुछ प्रस्ताव जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके जितने इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव हैं पार्लियामेंट से संबंधित उनको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रस्ताव है वो है धन्यवाद प्रस्ताव। अब देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 87 है, मैं यहाँ लिख दूं अनुच्छेद 87, संविधान का अनुच्छेद 87 क्या कहता है? अनुच्छेद 87 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो नवगठित जो लोकसभा है उसके पहले सत्र को संबोधित करता है। इसी तरीके से किसी भी वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसे भी ये संयुक्त रूप से संबोधित करता है। इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि
मान लीजिए कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और ये जो नवगठित सरकार है, लोकसभा का जो मान लीजिए कि लोकसभा का अभी चुनाव हुआ है और ये लोकसभा का गठन हुआ और इसका जो सबसे पहला सत्र लगा, सत्र प्रथम, तो इसका जो आयोजन है या फिर इसको जो संबोधित करता है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसका आयोजन करता है। इसी प्रकार हर साल यानी कि वर्ष का पहला सत्र, वर्ष का पहला सत्र, प्रथम सत्र, इसका भी आयोजन कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। यदि कोई लोकसभा का गठन हुआ है, चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो उसकी जो पहली बैठक होगी उसे कौन बुलाएगा? उसे हमारे राष्ट्रपति बुलाएंगे और ये संसद की संयुक्त बैठक होगी, यानी इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही शामिल होंगे। इसी प्रकार जब नया नया साल स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला यानी कि प्रथम सत्र होगा, पहली बैठक होगी, उसको भी कौन बुलाएगा? उसे राष्ट्रपति बुलाएगा। और इसी प्रक्रिया को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति जो है वो सभी को संबोधित करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट प्रस्ताव है वो है स्थगन प्रस्ताव। इसे समझते हैं हम। जब स्थगन प्रस्ताव, जैसे नाम से भी मालूम चलता है कि सारी चीजों को रोक दिया जाना, स्थगित कर दिया जाना। जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है संसद के अंदर, तो संसद की जो सामान्य कार्यवाही होती है उसे बंद कर दी जाती है, उसे रद्द कर दी जाती है। अब ये स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है या क्यों लाया जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव जो है, यदि देश के अंदर कोई अखिल भारतीय महत्व की घटना घट जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक विषय होता है, तो उसके ऊपर जो है वो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है कि भाई बाकी कार्य जो है वो बाद में देखे जाएंगे, सबसे पहले इस मुद्दे को देखा जाए। यानी कि यहां मैं लिख देता हूं, अखिल भारतीय महत्व का विषय। और स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए क्या जरूरी होता है? इसके अंदर लोकसभा से कम 50 सदस्य सहमत होने चाहिए कि हाँ भाई, ये विषय जो है वो अखिल भारतीय महत्व का विषय है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? लोकसभा से कम से कम 50 सदस्य सहमत हों। ठीक है।
इसे ही जो है स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इसी प्रकार अगला जो है वो है विश्वास प्रस्ताव। अब यहाँ पर दो प्रस्ताव इंपॉर्टेंट हैं, एक तो विश्वास प्रस्ताव और एक अविश्वास प्रस्ताव। सबसे पहले हम विश्वास प्रस्ताव को देखते हैं कि विश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं। विश्वास प्रस्ताव ये जो विश्वास प्रस्ताव है ये सरकार द्वारा लाया जाता है। सरकार द्वारा लाया जाता है। और ये क्यों लाया जाता है? ये उस वक्त लाया जाता है जब सरकार अपना बहुमत खो चुकी होती है और लोकसभा में सरकार के गिरने की बात चल रही होती है। तो उस समय पर अपना विश्वास दिखाने के लिए जो है इस विश्वास प्रस्ताव को सरकार द्वारा लाया जाता है। सरकार जब बहुमत खो चुकी हो, इसे कब लाया जाता है? जब सरकार बहुमत खो चुकी हो, तब अपना विश्वास प्राप्त करने के लिए जो है ये प्रस्ताव लाया जाता है। अब इसी का उल्टा है अविश्वास प्रस्ताव। इसमें जो है लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य, कम से कम 50 सदस्य, 50 सदस्य जो है खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव की मांग करते हैं। तब जो है वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है या फिर सरकार जो है वो अपना विश्वास खो चुकी है। तब जो है लोकसभा के 50 सदस्य यदि उनकी सहमति हो गई और वो खड़े होकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग करते हैं, तब इसे स्वीकारा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है संसद का सत्र। संसद के सत्र कब कब लगते हैं उसे हम देखते हैं। मुख्य रूप से संसद के जो सत्र हैं वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो है वो है बजट सत्र। बजट सत्र ये कब? ये फरवरी से स्टार्ट होता है, फरवरी से आरंभ। ठीक है। उसके बाद आपका आता है दूसरा सत्र, मानसून सत्र। ये आपका जो है वो जुलाई में प्रारंभ होता है। और आखिरी सत्र जो है वो है शीतकालीन सत्र।
ये आपका नवंबर में प्रारंभ होता है। तो ये मुख्य रूप से 3 सत्र हैं संसद के, जो कि अलग अलग समय पर आयोजित होते हैं और इसे सुविधा की दृष्टि से इन 3 प्रकारों में बांटा गया है। अब ये जो सत्र हैं, तो इन प्रत्येक सत्र की जो बैठक है उनके बीच की अवधि 6 महीने से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यानी एक बैठक जो है और दूसरी बैठक के बीच का जो अंतराल है वो 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जो है कभी भी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इन सत्र की बैठकों के बीच की जो अंतराल है वो 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जो है वो कभी भी विशेष बैठकें भी बुलाई जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है संसदीय फोरम। अब ये संसदीय फोरम क्या होता है? ये संसद के जो सांसद हैं उनके द्वारा निर्मित एक अनौपचारिक मंच है, जिसके द्वारा सांसद नीति निर्माण के लिए जितने गैर सरकारी संगठन हैं या फिर जो नागरिक समूह होते हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं। उसे ही आज के टाइम पर संसदीय फोरम कहा जाता है, या फिर जिसे जो है संसदीय फोरम के नाम से जाना जाता है। क्या है ये? सांसदों द्वारा निर्मित अनौपचारिक मंच। और ये क्या करता है? ये नीति निर्माण के लिए एनजीओस और नागरिक समाज से क्या करता है? विचार विमर्श करता है। इसे ही संसदीय फोरम के नाम से जाना जाता है। यह एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर बताना उचित समझा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है परिसीमन आयोग। और इसका गठन किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 82। अब ये है क्या, उसे हम समझते हैं। हमारी जो लोकसभा है उसके क्षेत्रों का जो आकार है उसका निर्धारण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान किया गया है और इसी के द्वारा परिसीमन आयोग का निर्माण किया जाता है। अब परिसीमन आयोग क्या करता है? ये लोकसभा के क्षेत्रों का निर्धारण करता है और उसकी संख्या का भी निर्धारण करता है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद जो है वो लोकसभा के क्षेत्र और उसके आकार का निर्धारण ये परिसीमन आयोग करता है। तो अब तक कितनी बार इस परिसीमन आयोग का निर्माण किया जा चुका है उसे हम देखते हैं। तो मुख्य रूप से 4 बार 19
52 में, उसके बाद 1962 में, 1972 में और फिर 2002 में। मुख्य रूप से 4 बार जो है इस परिसीमन आयोग का गठन किया गया है और जो है लोकसभा के क्षेत्र का और इसके आकार का यानी लोकसभा की संख्या का निर्धारण जो है वो इस आयोग द्वारा किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि 2002 में जो है लोकसभा के सीटों के निर्धारण के लिए जो है कुलदीप सिंह आयोग की स्थापना हुई। किसकी? कुलदीप सिंह आयोग। किस लिए? लोकसभा की सीटों के लिए। सीटों के निर्धारण के लिए। लेकिन इस आयोग ने जो है लोकसभा में सीटों के आकार के साथ छेड़छाड़ नहीं किया और इसने सीटें नहीं बढ़ाई। क्यों? क्योंकि इससे पहले ही 1 वर्ष पहले, कब? 2001 में, 2001 में एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा वाला? 84वां संविधान संशोधन। – 2001 में कौन सा संशोधन? 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। 84वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत क्या किया जाता है? ये बोला जाता है कि लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें 2026 तक वैसी की वैसी रहेंगी जैसे कि 2001 में हैं और 2026 तक जो है इसकी सीटों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वर्तमान में यदि देखा जाए तो लोकसभा का जो क्षेत्र है, क्या चीज? क्षेत्र, उसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया है? 2011 की जनगणना के हिसाब से है। लेकिन यदि लोकसभा की संख्या की बात की जाए तो इसका निर्धारण कैसे है? वो 1971 की जनगणना के मुताबिक है। 1971। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा राज्यसभा से है। राज्यसभा के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आप सभी को पता है कि राज्यसभा की जो संख्या है या राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, विभिन्न राज्यों का जो प्रतिनिधित्व इसके अंदर होता है वो राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से होता है। इस प्रकार राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो समान नहीं होती, क्योंकि भारत में यदि देखें तो सभी राज्यों की जो जनसंख्या है वो अलग अलग है। इस प्रकार राज्यसभा में भी उनकी जनसंख्या के मुताबिक ही यहाँ पर सीटें आरक्षित की गई हैं या फिर उनको सीटें दी गई हैं। तो सबसे अधिक सीटें जो हैं राज्यसभा में जिस राज्य के लिए, वो हमारा उत्तर प्रदेश है। इसके लिए कुल 31 सदस्य या फिर सीटें जो हैं वो राज्यसभा में निर्धारित की गई हैं। 31 सदस्य। इसके अलावा
नागालैंड, और मिजोरम। इनके लिए जो है वो केवल एक सदस्य, नागालैंड और मिजोरम, इनके लिए केवल एक सदस्य ही निर्धारित किया गया है कि ये केवल यहाँ से एक ही सदस्य निर्वाचित हो सकता है राज्यसभा में। इसके अतिरिक्त यदि केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो राज्यसभा में केवल 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधित्व होता है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है तो दिल्ली, पांडिचेरी, और जम्मू एंड कश्मीर, ये प्रमुख 3 यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा हम जो है अपनी अगली वीडियो में अपने इस पार्लियामेंट के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे।